हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया के बारे में, जिसमें कि कुछ 5 ऐसे मेन चैप्टर है जिसे हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने जनरल नॉलेज की ई बुक जो है आपके लिए डिज़ाइन कर रखी है, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके 2020 सब कुछ कवर कर रखा है। आपको मात्र 150 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया सी ई बुक मिल जाएगी। डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद थोड़ी देर वेट करना बच्चों, क्योंकि 60 MB तक का है ना फाइल, तो टाइम लग जाएगा डाउनलोड होने के लिए। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड सेक्शन में जाके अपने मोबाइल के देख लेना, या फिर एडोब रीडर के सेक्शन में जाके देख लेना न्यू कौन सी बुक डाउनलोड हुई है। ठीक है, इस तरह से करना। उसके बाद जो है बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इथिक्स के लिए भी मैंने जो है बुक लिख रखी है। इथिक्स का जो है मैं एक अनाउंसमेंट कर दूंगी जल्दी से ही। वो भी मात्र 50 रुपीज़ में बुक है, ले लेना। 4 से 8 मार्क्स के लिए इथिक्स आएगा तो बहुत ही ज़्यादा आपको उसका लाभ होगा। अगर आप ऐसा करना चाहोगे कि जनरल अवेयरनेस प्लस इथिक्स, तो 200 रुपीज़ में आपको वो भी बुक मिल जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते। बहुत हो गई बातें, तो हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो एंशिएंट इंडिया में हमको स्पेसिफिकली यही जो टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है हमें वैदिक एज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ मगध एम्पायर के बारे में। ठीक है, मगध एम्पायर। देन 4th नंबर पे होगा गुप्ता पीरियड। और फिर थोड़े जो मूवमेंट हुए थे, ठीक है, लाइक भक्ति मूवमेंट नहीं, या फिर कह सकते हो जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एंशिएंट इंडिया का सबसे पहला टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो है आराम से बैठकर बस आपको इस तरह से इमेजिन करना है जैसे कोई स्टोरी चल रही हो आपके माइंड में। बिल्कुल भी कुछ भी मत देखिए, स्क्रीन पर भी मत देखिए, बस ईयरफोन डाल लीजिए और सुनिए हुआ क्या था। अब हिस्ट्री के पीछे की हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ नहीं है, एक सभ्यता है, एक गांव था, एक हड़प्पा एक गांव था। वहाँ के लोग कैसे थे, क्या था, कुछ मतलब लाइक कि वो लोग का पहनावा क्या था, वो लोग खाते क्या थे, उन लोगों की एनिमल हस्बेंड्री मतलब किस तरह के पशुपालन वो करते थे, हमको वो पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। क्या थे? हमारे पूर्वज थे। पहले के लोग कैसे दिखते थे होंगे। आपको कभी कभी लगता होगा ना, अभी हाल फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के हमें वीडियोस तो दिखाई दे जाते हैं, गांधी जी दिखाई दे जाते हैं, बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी मेन लोग हैं उनके फोटोज पता है हमें, उनके पेंटिंग्स पता है, इवन मुगल काल के भी पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ पता है। बट व्हाट अबाउट एंशिएंट इंडिया? पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, सब कुछ जो है ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं बता दूं, एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम सारे भारतीयों के लिए एक प्राउड का मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जितने अर्बन थे, जितने मॉडर्नाइज थे, उतना हम अभी भी नहीं है। मतलब अभी भी नहीं। अगर आप इनकी टाउन प्लानिंग, आप इनका ड्रेनेज सिस्टम, ये फिलहाल तो देखिए यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी ऊपर ऊपर आपको बता दूंगी, तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि ये लोग कितने होशियार थे। मतलब कि इन लोगों के पास इतना ज़्यादा साइंस इनका डेवलप था। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हाई फाई बंगलो होंगे, अच्छे अच्छे कार होंगी, ऐसे नहीं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब या फिर अर्बनाइजेशन का मतलब ऐसा होता है बच्चों कि अच्छा खासा घर, ठीक है, अच्छा खासा घर, अच्छी खासी रोड सिस्टम, अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम, मतलब जो पानी निसारण पद्धति है, जो घर में का जो वाटर कहते हैं सीवेज वाटर, तो वो सीवेज वाटर जाने की जो नेटवर्किंग है वो सही थी इनकी। ठीक है, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री के पीछे की हिस्ट्री की, कैसे पता चला हमें कि ये लोग भी रहते थे यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हुआ था 1826 में, ये याद रखना। 1826 में चार्ल्स मेंशन करके एक ब्रिटिश था, उसने क्या किया, हड़प्पा के पास में, पहले क्या होता था ना, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो इंडिया ही था पूरा का पूरा माहौल, मतलब पूरा का पूरा एरिया। तो वो चार्ल्स मेंशन वहाँ पे था। चार्ल्स मेंशन के टाइम में हुआ यूँ था, एक आदमी ना उसने बताया था कि सर यहाँ पे ना हमको ईंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर किसी को घर बनाना होता है ना,
तो हम क्या करते, थोड़ा सा खुदाई कर लेते और खुदाई करते हमको ईंट मिल जाती है। तो चार्ल्स मेंसन ने इतना ध्यान नहीं दिया। अगर ये बंदा ध्यान देता ना तो जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान नहीं होता। ये चार्ल्स मेंसन को मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर भी चलो आगे पढ़ते। आगे क्या हुआ, 1853 से लेके 1856 में, अब जैसे मैंने पहले बताया 1853 में हुआ क्या था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हमारे यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी। कहाँ कहाँ चली थी किसी को पता है क्या? मुंबई से लेके ठाणे तक चली थी, ठीक है, 1853 में। तो क्या हो रहा था ना, वो जो हमारी रेलवे लाइन है ना उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था ऑल ओवर इंडिया में। तो ऑल ओवर इंडिया में जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो कराची से लेके हमारा जो है लाहौर तक, अभी फिलहाल कराची तो पाकिस्तान में आ गया लेकिन पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। तो कराची से लेके लाहौर तक एक रेलवे लाइन, एक रेलवे ट्रैक बन रहा था। तो वहां पर भी ना ईंटों की जरूरत थी। तो वहां के एक जो मिस्त्री काम बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह से एक सिविल इंजीनियर को बोलता है वो कि सर आपको ईंटें चाहिए, मैं ईंटें लाके देता हूँ। तो वो जब ईंटें आई तो वो सिविल इंजीनियर ने देखा और बोला कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ईंटें, और ये थोड़ा सा उसका साइज बड़ा हुआ करता था कंपेयर टू अभी के ईंटों से। तो भी उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया। वो भी ध्यान देता तो बड़ा अच्छा हो जाता। आगे बात बढ़ती गई बच्चों। फिर एक दिन 1921 में दयाराम साहनी इन्होंने ध्यान दिया बच्चों, ठीक है, दयाराम साहनी ने ध्यान दिया। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज दिस कलर, दिखाई नहीं दे रहा है। तो दयाराम साहनी ने जो काम किया बच्चों, इन्होंने ध्यान दिया और इन्होंने ध्यान देकर क्या किया कि उन लोगों को तुरंत ही वहां से खुदाई रोकने के लिए कहा कि आप सब लोग खुदाई रोक दो यहाँ की। मतलब लाइक कोई भी क्या करता था, थोड़ा सा गड्ढा किया, इटकर जो वीट क्या कहते हैं उसे, ब्रिक्स मिल गए और लेके चले गए अपना घर बांधने के लिए। तो वहां पे क्या किया कि दयाराम साहनी ने आर्कोलॉजिकल, जो हमारा बहुत ही बड़ा जब के टाइम पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, तो उन्होंने उनको लेटर लिखा कि यहाँ पर हो सकता है हमें कुछ एविडेंस मिले पहले के लोगों के, हमारे एंशियंट इंडियन लोगों के। तो दयाराम साहनी ने सबको वहां से, जितने भी लोग वहां पे रहते थे उनको सबको अलग साइट पर रहने के लिए भेजा और पूरा एरिया कवर अप कर लिया। और जब उन्होंने वहां पे खुदाई चालू की, उत्खनन कहते हैं जिसे, उत्खनन हम मराठी में, जैसे उन्होंने उत्खनन चालू किया, कुछ ही घंटों के उत्खनन के बाद, खुदाई के बाद लेयर्स ही लेयर्स मिले पूरे के पूरे बड़े शहर की। कुछ इस तरह से पूरा का पूरा एक बड़ा सा शहर, बस मिट्टी कुछ खोदने की देरी थी, कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही खोदने की देरी थी, इतना बड़ा पूरा का पूरा शहर दिखाई दिया। मतलब इतनी बड़ी डिस्कवरी की। तो आपको इनका नाम याद रखना है। 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी के देखरेख में इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा गांव जो है उसकी खुदाई हुई, ठीक है। तो अब जो है हम कल पढ़ेंगे कि हर एक जो सिटी है उसके बारे में, लेकिन आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कुछ उसके फीचर्स, उन लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी होगा तो चलेगा, बस स्टोरी की तरह सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा है, फिर भी जो है राइट मैप मिला नहीं, लेकिन मैंने राइट जो मैप है मेरा जीके के मेरे पीडीएफ में दे रखा है। जितने भी लोगों ने जीके का पीडीएफ खरीद रखा है बच्चों, आज जो है आपको वो पीडीएफ में मैप देख लेना है। तो मैप कुछ इस तरह से है। जम्मू कश्मीर में मांडा गांव है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, यूपी में आलमगिरीपुर है, और हमारा महाराष्ट्र में जो है बच्चों, एक सेकेंड, महाराष्ट्र में है दायमाबाद, और इधर बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुतका जेदोर करके, ठीक है, सुतका जेदोर करके। तो ये ऐसा फैला हुआ था पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अगर आपको पूछा जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शेप कैसी थी, तो एक तरह से काइंड ऑफ धनुष्य की तरह थी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इस तरह से थी शेप। इतना नहीं पूछेगा, मेन ही बातें पूछेगा, और आपको करना क्या है कि पीडीएफ से रिवाइज कर लेना है। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी किस तरह से है, क्या है, सब कुछ शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो याद रखना हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ इस तरह से इनका जो था टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया थी। टाउन प्लानिंग मतलब लाइक कि इतनी बढ़िया टाउन प्लानिंग थी कि हर एक रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते थे। चेस बोर्ड की तरह टाउन प्लानिंग थी, चेस बोर्ड। अभी भी अगर थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए ना बड़े बड़े सिटीज में तो बाढ़ की तरह सिचुएशन आ जाती है। लेकिन तब जो उनके टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी थी कि पूरा का पूरा पानी निचले हिस्से में चला जाता था और हर एक शहर जो है किसी न किसी नदी किनारे पर बसा हुआ था। क्यों नदी किनारे पर? क्योंकि पानी की जरूरत तो होती है ना। अगर नदी से दूर जाओगे तो फिर पानी लाना घर तक प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखना इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे नदी है ना, इंडस वैली, इंडस सिविलाइजेशन। तो ये नदी जो है इसके पास में जो है बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ पर ही आधे से ज्यादा लोग बसे हुए थे और गंगा नदी के पास में भी बसे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहा जाता है, जो इतिहासकार जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे। लेकिन सरस्वती नदी अब नाम मात्र रह चुकी है। सरस्वती के अभी कोई भी एविडेंस नहीं मिलते, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहा जाता है इसे, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन बस ये आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताओ, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अब हम फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले जो भी नॉर्मल लोग पढ़ाते हैं तो वो क्या पढ़ाते हैं, सिटीज का पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले उनकी फीचर्स बताइए, उनकी अच्छी वाहवाही बताइए, तभी जाके माहौल बनेगा। और फिर आप सिटीज का तो फैक्चुअल चीज है ना, ये यहाँ मिला था, वो वहां मिला था, आपको तो वो याद करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपका कोर क्लियर हो जाएगा, तो ये याद करना भी आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए फिर आज हम जो है इसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है। किस आपके पास अगर मेरा पीडीएफ नहीं भी है, कोई भी बुक होगी उससे पढ़ लेना, ओके। चलो फिर फीचर्स देखते हैं इसके आज कुछ इस तरह से। फीचर्स में तो सबसे पहला पॉइंट एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग थी। इतनी एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग थी कि अभी भी जो अच्छे सिविल इंजीनियर्स है उतना अच्छे से टाउन प्लानिंग नहीं कर पाए थे। मतलब लाइक अभी भी जब लोग जाते हैं, मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो साइट्स है इसके इंडिया में है 925 अप्रोक्सीमेटली साइट है। 400 प्लस साइट्स जो है पाकिस्तान में मिलते हैं और 2 साइट्स है जो अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो अफगानिस्तान को याद नहीं रखना है, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में याद रखना है। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा साइट अगर कहाँ मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो वो मिलते हैं गुजरात में। कहाँ मिलते हैं? गुजरात में, आपको ये याद रखना है। और गुजरात में जो लोथल मिला था, लोथल साइट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, लोथल साइट। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा इनका एक काइंड ऑफ हमको लगेगा कि इनका जो आर्किटेक्चर था बहुत ही बढ़िया था। तो डॉकयार्ड मिला था। डॉकयार्ड क्या होता है? जो हमारी शिप रुकने की जगह, ठीक है। जिस तरह से हमारा बस स्टॉप होता है, रेलवे स्टेशन होता है, उसी तरह से जो शिप्स रुकते हैं वो होता है डॉकयार्ड। तो इतना बड़ा डॉकयार्ड मिला था, ठीक है, डॉकयार्ड मिला था। तो ये भी याद रखना है आपको। तो जैसे कि मैंने बताया टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया थी। तो कुछ इस तरह से आपको इमेज देखना होगा, ध्यान से देखना बच्चों किस तरह से था। ये पूरा का पूरा ना कुछ ऐसा, ठीक है, काइंड ऑफ रेक्टेंगल टाइप की पूरा प्लॉटिंग ऐसी जबरदस्त। हाँ, ऐसी एक मेन रोड जाती थी। ये मैं बता रही हूँ मोहनजोदड़ो का, ठीक है। मोहनजोदड़ो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की राजधानी थी होगी, क्योंकि वो मोहनजोदड़ो 7 बार डिस्ट्रॉय हुआ था और 7 बार बना था। मतलब लाइक कि 7 लेयर्स मिलती है वहां पे। मोहनजोदड़ो का मीनिंग होता है, सिंधी शब्द है मोहनजोदड़ो, और इसका लिटरल मीनिंग अगर आप जानना चाहो हिंदी में भी, तो मौत का टीला। मौत का टीला। तो काइंड ऑफ कि एक लेयर बनी, फिर वो डिस्ट्रॉय हुई, तो फिर से क्या किया लोगों ने, फिर से एक लेयर पे घर बसाया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से बसाया और डिस्ट्रॉय, ऐसे 7 लेयर बनी थी, ठीक है। तो मैं पहले बता रही हूँ आपको किस तरह से उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये देखना, 10 मीटर चौड़ी एक मेन रोड रहती थी, ठीक है। राजपथ कहा करते थे वो उस टाइम पे। मेन रोड होती थी। मेन रोड को लग के छोटे छोटे ऐसी मिनी मेन रोड होती थी, ठीक है, ऐसी छोटे छोटे। फिर बाद में बीच में ऐसी छोटी छोटी गलियां होती थी, काइंड ऑफ बहुत छोटी छोटी गलियां, और फिर घर होते थे।
और घर जो है, घर के दरवाजे हमेशा छोटी छोटी गलियों में खुलते थे। बस लोथल एक जगह है जहाँ पर जो दरवाजे, मेन दरवाजा होता था, मेन डोर, वो मेन रोड पे ही खुलता था, मतलब यहाँ पे राजपथ पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मेनली घर कैसे होते थे। तो सपोज एक कोई घर है, तो एक घर की एंट्री करते ही बच्चों एक ऐसी लंबी सी दीवार होती थी, कुछ 5.5-6 फुट की लंबी, मतलब घर के अंदर क्या चल रही है आपको पता ना चले एंट्री करते। तो देखो कितने मतलब प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है, कितना ज्यादा मॉडर्नाइज उनका दिमाग है ना। फिर उसके बाद एक काइंड ऑफ छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप चीज होती थी। स्विमिंग पूल नहीं होता था, लेकिन वो जो होता था काइंड ऑफ कच्चा ही होता था। कच्चा क्यों? क्योंकि एक साइड में यहाँ पे होती थी वेल, क्या कहते हैं उसे हम, वेल, वेल को हिंदी में क्या कहते हैं, पानी, कुआ, ठीक है, कुआ होता था, हर घर में कुआ होता था। फिर उसकी उसी के पास में बाथरूम होता था, और थोड़ा सा दूर किचन होता था, ठीक है, ऐसा। और किचन और बाथरूम का पानी डायरेक्टली बाहर मेन रोड के ड्रेनेज सिस्टम में जाता था, वो जो नाली कहते थे ना पहले के जमाने में, काइंड ऑफ थिंग उस तरह से। तो कुछ इस तरह से होता था, ठीक है बच्चों, याद रखना। फिर जो है कमरे, जो देखो बच्चों, कुछ 4 से 5 कमरे होते थे, 4 से 5 कमरे, और कुछ कुछ जगह ऐसा भी पाया गया, कुछ कुछ जगह स्टेयर्स पाई गई, कुछ स्टेयर्स, इसका मतलब वहां पे 3 से 4 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है, 3 से 4 फ्लोर की ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी। और एक बात याद रखना, जो टाउन्स थे, जो टाउन्स हुआ करते थे, जो विलेज थे, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। 2 पार्ट में कैसे? एक होता था सिटाडल और एक होता था लोअर टाउन। अब सिटाडल और लोअर टाउन क्या चीज है ये देखते हैं। अब ये सिटाडल जो है ये एक तरह से किले की तरह काम करता था, दुर्ग की तरह, और ये होता था मिडल टाउन, ठीक है। मिडल टाउन में रहते थे कॉमन पीपल, और सिटाडल में रहते थे वो लोग जो रिच थे, जो मर्चेंट थे, जो पुरोहित थे, जो लोगों का एक दबदबा था, जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी, वो लोग रहते थे। तो हम सिटाडल का देखते हैं। सिटाडल कुछ इस तरह से ऊपरी हिस्से में था। ऊपरी हिस्से में क्यों? अगर बाढ़ भी आई तो उन तक पानी ना पहुंचे, ठीक है, समझ में आया? अगर बाढ़, क्योंकि बाढ़ आने की बहुत ज्यादा चांसेस थी। बाढ़, कुछ लोगों का, इतिहासकारों का मानना है हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म ही इस वजह से हुई क्योंकि वहां पे बाढ़ आई, ठीक है। लेकिन बाढ़ आने के बावजूद भी ये लोग बचे रहे। कॉमन पीपल का तो जाने दो, लेकिन ये जो मर्चेंट लोग हैं, जो रिच लोग हैं, ये बचे रहे, इसीलिए ये सिटाडल होता था। और सिटाडल को भी ऐसी चारों तरफ से जो है बच्चों, क्या कहते हैं उसे, वॉल होती थी। वॉल भी इतनी मजबूत वॉल होती थी, अगर कोई हमला भी करना चाहे तो वो हमला ना कर सके, इस तरह से। तो फोर्टिफिकेशन किया जाता था पूरा की पूरा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है सिटाडल और ये है लोअर टाउन, ठीक है, सिटाडल और लोअर टाउन। धोलावीरा एक ऐसा गांव था जहां पर 3 पार्ट्स बनाए गए थे। मैंने ये जो है ड्रॉ कर रखा है अपने पीडीएफ में, जिसने भी लिया है उसको पता है। इस तरह से सिटाडल हुआ था, मिडल टाउन एंड देन लोअर टाउन, ठीक है, सिटाडल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन, ऐसे था। और जो है बच्चों, चनहुदारो एक ऐसी सिटी थी जहां पर सिटाडल ही नहीं था, मतलब किला ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चनहुदारो, मुझे बस ऐसा लगता है, बस बोल रही हूँ मैं फैक्चुअल, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि वहां पर जो है सारे के सारे कॉमन पीपल रहते थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां के जो रिच लोग थे वो उतना ज्यादा अपना दबदबा नहीं बताते होंगे। कुछ 2 चीजें हो सकती है, ठीक है। तो आपको कुछ ये याद रखना है कि धोलावीरा ऐसा गांव था जहां पर 3 पार्ट में पूरा का पूरा टाउन डिवाइडेड था। चनहुदारो एक ऐसा गांव था जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोअर टाउन था, सिटाडल नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है। इस तरह से हड़प्पन सिटी जो है ब्लॉक पैटर्न में डिवाइड, चेस बोर्ड के ब्लॉक पैटर्न में डिवाइडेड थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ इस तरह से आपने चेस बोर्ड देखा होगा ना, ऐसे। तो वहां की रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती है, 90 डिग्री में काटना। अभी अगर आप देखोगे तो हाईवेज वगैरह भी थोड़ा सा टर्न हो जाता है, टर्न होना तो जरूरी होता है। लाइक पहले के टाइम पे तो व्हीकल नहीं थे ना, अभी व्हीकल है तो टर्न जानबूझ के लेते हैं सिविल इंजीनियर, पता है क्या आपको। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे व्हीकल वगैरह नहीं थे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ वॉकिंग होती थी होगी। वॉकिंग की वजह से बुलक कार्ट भी होता था होगा, क्योंकि बुलक कार्ट के भी टॉयज मिले हैं। फिर भी
उन लोगों ने जो है उनका टाउन प्लानिंग पूरा चेस बोर्ड पैटर्न में किया है। 90 डिग्री में एक दूसरे को रोड काटते थे, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या देखा, फीचर्स देख लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के कि लोग कितने ज्यादा होशियार थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, खेती क्या करते थे, पशुपालन किस तरह का था। तो सबसे पहले जान लो कि ये जो इनका देखो कुछ इस तरह से बहुत बढ़िया सा एक स्विमिंग पूल की तरह, कल भी पढ़ेंगे हम, ये स्विमिंग पूल की तरह एक स्ट्रक्चर मिला था, काइंड ऑफ अजूबा कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ताजमहल एक अजूबा है हमारे लिए, उसी तरह से ये एक स्विमिंग पूल था जिसकी सीढ़ियाँ थी, दोनों साइड से सीढ़ियाँ थी, और साइड में ऐसे कपड़े चेंज करने के लिए भी छोटे छोटे कमरे बनाए हुए थे, पूजा स्थल था। और एक बात मैं बता दूं, इन लोगों को आयरन जो है, आयरन जो मटेरियल है वो पता नहीं था। ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, इन लोगों को कॉपर के बारे में पता था, कॉपर प्लस टीन करके ये लोग ब्रोंज बनाते थे, ये इनको पता था, बट इनको आयरन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और एक बात, इनको लायन लायन के बारे में भी कुछ पता नहीं था, इनको बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इनकी एनिमल हस्बेंड्री और इनका एग्रीकल्चर क्या था। तो ये एग्रीकल्चर में सबसे मेन बात थी, ये लोग उगाते थे गेहूं, ज्वार, कॉटन और पल्सेस। क्या क्या याद रखना बच्चों, ये पूछता है। गेहूं, नेक्स्ट था ज्वार, ज्वार उसको बार्ली कहते हैं, ठीक है, बार्ली। एंड देन थर्ड नंबर पे कॉटन, कॉटन। तो कॉटन जो है बच्चों, और पल्सेस दाल। कॉटन जो है वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही उगाया था, ठीक है। इसीलिए इसे पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिंदौन के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। और कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, जैसे अब इंडिया की सभ्यता है हम और आप, वैसे ही चाइनीज सभ्यता है चाइना के लोग अभी हाल फिलहाल। इजिप्ट के लोग रहते हैं ना, उसी तरह से। तो समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तीन सिविलाइजेशन थी जो हमारी समकालीन थी, हमारे पूर्वजों के समकालीन थी, ठीक है। कल भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आज जो है हम इतना पढ़ लेते हैं, आज के लिए काफी है इतना। जितने भी लोगों ने पीडीएफ लिया है, प्लीज बच्चों आज पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करो पढ़ के, तो कल जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री एकदम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।